नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारत के एक महान शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका 23 तारीख को बलिदान दिवस है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपना संपूर्ण जीवन जब तक उनका रहा वे देश के लिए जिए और जब समय आया तो देश के लिए बलिदान दे दिया। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म सन 1901 में कोलकाता में हुआ। वे एक संभ्रांत परिवार से थे। उनके पिता आदरणीय आशुतोष मुखर्जी, जो उस समय हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे और कोलकाता के एक बहुत वरिष्ठ शिक्षाविदों में उनकी गिनती होती थी। ऐसे वातावरण में अपना बचपन बीतने के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के प्रति भी बचपन में ही आकर्षित हो गए। जब देश में लगातार अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज़, ऐसे देशभक्ति के नारे जब बंगाल में गूंजते थे, तो उन नारों से प्रेरित होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने बाल्यकाल से ही अपने मन में क्रांतिकारी विचारों को ला चुके थे। अपने बाल्यकाल के बाद मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंग्लिश में एमए किया और एमए करने के बाद उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए वे इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से बैरिस्टर बनने के बाद वे पुनः स्वदेश लौटे। जो उनका विवाह हुआ था, उनका दाम्पत्य जीवन प्रारंभ में सुखी था, लेकिन ज़्यादा लंबा उनका दाम्पत्य जीवन नहीं चल पाया और उनकी जो वाइफ थी उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कम आयु होने के बाद भी दोबारा विवाह नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन अपने देश के लिए जीना प्रारंभ किया। वे इतने होनहार थे, इतने प्रतिभाशाली थे कि महज 34 वर्ष की आयु में ही वे कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना ही बड़ी बात है और उस समय वे कोलकाता यूनिवर्सिटी के सबसे युवा वाइस चांसलर उस समय वे बने थे। उनके पहले कभी भी कोई इतनी अल्प आयु में उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन पाया था। वैसे तो राजनीति में आदरणीय डॉक्टर साहब का आगमन 1926 में ही हो गया था, जब वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे। लेकिन आपसी टकराव, अपने वैचारिक सिद्धांतों की रक्षा करते हुए उन्होंने उस विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और बाद में वह पुनः निर्दलीय विधान परिषद जीतकर पहुंचे। सन 1941 में वे बंगाल के वित्त मंत्री बने। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं और बहुत कम इतिहासकारों ने हमें यह बात बताई है कि आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल के वित्त मंत्री बने और वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कार्य वहाँ पर किए वो अभी भी वहाँ की जनता उसको भूल नहीं पाई है। अंग्रेजों का अत्याचार पूरे देश में था और जब पश्चिम बंगाल में तूफान आया और उस क्षेत्र में जहाँ तूफान आया था वहाँ पर लोगों को जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान करने के लिए अंग्रेजों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बार बार उनसे आग्रह निवेदन किया। लेकिन फिर भी उनकी जब बात नहीं मानी गई तो उन्होंने बंगाल के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और वे स्वयं ही अपने बंधुओं की सेवा करने के लिए, उन तक मदद पहुंचाने के लिए वहां से निकल गए। 1947 में जब देश स्वतंत्र हो गया और देश स्वतंत्र होने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाई, उस अंतरिम सरकार में आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय की कमान सौंपी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के वैचारिक विरोधी थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी काबिलियत देखकर आदरणीय महात्मा गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल के निवेदन के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्री बनने के लिए राजी हुए। और मंत्री बनने के बाद से ही देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज हमें आज़ाद करके और अपने देश गए थे, लेकिन देश में भयंकर आर्थिक संकट था। उस समय युवाओं को आवश्यकता थी रोजगार की, मजदूरों को आवश्यकता थी रोजगार की, लेकिन ऐसे कोई साधन हमारे देश में नहीं थे। और उस प्रारंभ से आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो उद्योगों के प्रति जो एक नीति उस समय बनाई, उस नीति का कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उसकी तारीफ कभी भी अपने भाषणों में करते थे। उसके बाद जब नेहरू का और लियाकत का दिल्ली पैक्ट हुआ, उस दिल्ली पैक्ट के बाद आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये लगने लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीति है, पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी नीति है, वो नीति कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करती है कि भारत पाकिस्तान के आगे झुक रहा है और इससे बांग्लादेश जो जब का पाकिस्तान था
और जो मूल पाकिस्तान है, वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वे अत्याचार और बढ़ेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात कई बार महात्मा गांधी जी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहुंचाई, लेकिन उस बात का जब उन्हें कोई आश्वासन या कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने अपना जो मंत्री पद था उससे इस्तीफा दे दिया। अब आप सोचिए, भारत पहली बार आज़ाद हुआ, पहली बार भारत में सरकार बनी, उसमें जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उद्योग मंत्री बना, उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश उस समय जो पाकिस्तानी था, वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए थे, उन हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ उस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सन 1951 में संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरुजी से जब आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिले और उन्होंने देश का जब जो अंधकार की ओर जो सरकार ले जाने का प्रयत्न कर रही थी देश के भविष्य को, उसकी चिंता जब इन दो महापुरुषों ने की, तो उसके बाद यह निर्णय निकला कि देश को एक नई राजनीतिक पार्टी, एक नए राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है। गुरुजी ने कहा कि संघ कभी राजनीति में स्वयं नहीं उतरेगा, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता आपको मैं जरूर दूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, स्वयंसेवकों के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया और उसको हम भारतीय जनसंघ के नाम से जानते हैं। भारतीय जनसंघ ने लगातार नेहरू की जो हमारे देश के खिलाफ जो नीतियां थीं, जो विदेशी मानसिकता के साथ जो अंग्रेज हमारे देश को चला रहे थे, उसी मानसिकता के साथ जब नेहरू ने इस देश को चलाने का प्रयास किया, तो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पूरे देश में जनसंघ ने इसका विरोध किया। जगह जगह धरने प्रदर्शन होने लगे, अपनी बात जनसंघ के कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाने में सफल हो पाए। एक ऐसा ही एक मुद्दा था कश्मीर का मुद्दा, धारा 370 और कश्मीर को दिए गए ऐसे अधिकार जो नरेंद्र मोदी जी ने 370 को हटाकर अभी जो देश को एक नया सवेरा जम्मू कश्मीर में दिया है, उस धारा 370 को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर और जम्मू कश्मीर को जो अधिकार दिए गए थे, वो अधिकारों से धीरे धीरे जम्मू कश्मीर भारत से दूर होते जा रहा था। जम्मू कश्मीर में विधान अलग था, जम्मू कश्मीर में प्रधान अलग था और जम्मू कश्मीर में उनका निशान अलग था। इससे ये स्पष्ट होता था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। महज मानचित्र पर दिखने से कोई देश अपने हिस्से को अपना नहीं बता सकता जब तक कि वैचारिक रूप से और वैधानिक रूप से हम वहाँ तक ना पहुँच जाएं। जम्मू कश्मीर जाने के लिए एक परमिट लगता था। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर तब ही जा सकता था जब वो वहाँ की सरकार से परमिट ले ले। उनके आदेश के बाद ही हम जम्मू कश्मीर में जा सकते थे। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये बात बहुत नागवार गुजरती थी। उन्होंने इसके लिए आंदोलन किए, लेकिन उन आंदोलनों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह ऐलान किया कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में घुसकर दिखाऊंगा, जिससे रोकते बने वो रोक लो। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान बिल्कुल नहीं चलेंगे। इस नारे के साथ आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए कूच किया। 8 मई को दिल्ली से एक पैसेंजर ट्रेन में बैठकर वे निकले और 11 मई को वे अमृतसर होते हुए पठानकोट पहुंच गए। पठानकोट पहुंचने के बाद उनसे वहाँ गुरदासपुर जो वहाँ के उपायुक्त थे, वो उपायुक्त उनसे मिलने आए और उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, हमें यह निर्देश दिए गए हैं कि आपको बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में घुसने दिया जाए। अब ये निर्देश वहाँ के उपायुक्त को थे, अर्थात पंजाब में उनको गिरफ्तार ना करने का निर्णय सरकार ने किया था। यदि पंजाब में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरफ्तारी होती तो यहाँ के हाई कोर्ट में या भारत के सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर याचिका लगाकर और जमानत उनको आसानी से मिल सकती थी। लेकिन यदि जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी होती तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट से ही आदरणीय डॉक्टर साहब को जमानत मिलती, और यदि वहाँ से जमानत रिजेक्ट भी हो जाती तो फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल में ही रहना पड़ता। इसलिए एक साजिश के तहत उन्हें पंजाब से आगे जाने दिया। जब श्यामा प्रसाद जी ने ये देखा कि उन्हें यहाँ नहीं रोका जा रहा है, तो उन्होंने तत्काल अपने साथियों के साथ जम्मू सीमा की ओर कूच किया। जम्मू सीमा की जब सीमा पर वे पहुँचे तो उपायुक्त को उन्होंने कहा कि हमारा जो जीप का ड्राइवर है, चूँकि किराए की जीप थी और जीप का ड्राइवर वहाँ जाना नहीं चाहता था, तो इस जीप के ड्राइवर को परमिट की आवश्यकता पड़ेगी।
उपायुक्त ने कहा कि आप जैसे ही रावी नदी का ये पुल पार करके और लखनपुर पोस्ट तक पहुंचेंगे, वहां पर आपके परमिट की जांच होगी। जो गाड़ी का परमिट लखनपुर पहुंचने के पहले आपको मिल जाएगा। रावी नदी का वो पुल जो पंजाब की और जम्मू की सीमाओं को विभाजित करता था, उस पुल को पार करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे बढ़े, इस बात से अनजान कि जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र से उनका सामना आगे होने वाला है। पुल पार करते ही लखनपुर पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, कठुआ के एसपी कैप्टन अजीत वहाँ पर अपने साथियों के साथ उपस्थित थे और उन्होंने उनका आदेश मुख्य सचिव का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथ में रख दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब वो आदेश देखा तो उसमें लिखा था कि आपका जम्मू कश्मीर में प्रवेश निषेध है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोचा कि या तो केंद्र सरकार ने शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर दे ही दिया है, या फिर जो चाल एक षड्यंत्र के खिलाफ चल रहा था वो उनको वहाँ से समझ में आ गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मना कर दिया कि मैं इस किसी आदेश को मानने वाला नहीं हूँ, और वे आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, कुछ ही मीटर वे चले थे और जम्मू की तरफ से एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल पर बैठकर उनके पास आया और उनको एक नया आदेश जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी का था वो थमा दिया। वो आदेश 10 मई का था, आज 11 मई थी, और 10 मई का वो आदेश में लिखा हुआ था कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने वाले हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, उस कार्य से हमारे प्रदेश में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कठुआ के एसपी जो हैं कैप्टन अजीत, वो तत्काल गिरफ्तार करें और उन्हें श्रीनगर की सेंट्रल जेल लेकर आएं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी सचिव हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि तुम जाओ और पूरे देश को बताओ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं बिना परमिट के, भले ही बंदी के रूप में हुए हों, और अब जो आगे का जो आंदोलन है, जो आगे के कार्यक्रम है, वो पूरे देश को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना है। ऐसा कहकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथियों को लेकर श्रीनगर की सेंट्रल जेल लाया गया। 2 दिन जेल में रखने के बाद उन्हें श्रीनगर के बाहर एक सरकारी कॉटेज में उप जेल बनाकर वहां शिफ्ट कर दिया गया। इस दरमियान उनसे मिलने के लिए कई उनके संबंधी, उनका बेटा स्वयं मिलने के लिए परमिट के लिए दिल्ली केंद्र सरकार के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। उनके अन्य रिश्तेदार मिलने के लिए, उनके दोस्त मिलने के लिए पहुंचे, किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। बल्कि इस दरमियान में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं भी श्रीनगर के प्रवास पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट के पूर्व साथी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलने का किसी से कोई आग्रह नहीं किया। जब उनके वकील उनसे मिलने गए, जो उनके वकील थे उमाशंकर त्रिवेदी, वे स्वयं सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, और उनको भी जब उनसे मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने हाई कोर्ट से निवेदन किया, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही एक सुप्रीम कोर्ट का वकील डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिल पाया। बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वकील साहब ने जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में इस जो गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ एक याचिका भी लगाई, और जो याचिका में लगातार तारीखें मिलती रहीं। 19 जून आते आते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पीठ में दर्द हुआ और उनको तेज बुखार आया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जेल के अधीक्षक थे, उस अस्थायी उप जेल का जो अधीक्षक था, उसको बताया कि मेरे को पीठ में दर्द हो रहा है और मुझे बुखार भी है, मुझे किसी डॉक्टर की आवश्यकता है। क्योंकि पीड़ा असहनीय थी, इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताना पड़ा। तो उस समय जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक डॉक्टर भेजा जिनका नाम था अली मोहम्मद ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उनकी समस्याओं को पूछकर और उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एक दवा दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इस दवा को लेने के लिए मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे मना किया है, क्योंकि इस दवा से मुझे एलर्जी है। डॉक्टर अली मोहम्मद बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप इस इंजेक्शन को ले लीजिए, और मैं कोई दर्द निवारक भी दे रहा हूँ, आप इसको ले लीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लाख मना करने के बाद भी अली मोहम्मद ने उन्हें वो इंजेक्शन दे दिया, लेकिन अगले दिन से उनकी हालत और बिगड़ने लगी, उनका बुखार और तेज हो गया और उनका पीठ दर्द और बढ़ गया। 22 जून आते आते डॉक्टर साहब की पीड़ा असहनीय हो चुकी थी। उन्होंने तड़के लगभग 3 बजे उनके जो साथी भी उसी जेल में बंद थे उनको जगाया और कहा कि मुझे बहुत पीठ में और छाती में दर्द हो रहा है और मुझे डॉक्टर की सख्त आवश्यकता है। जेल अधीक्षक को बताया गया। जेल अधीक्षक ने डॉक्टर से संपर्क साधा
सुबह सुबह 3 बजे ये दर्द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हुआ था। सुबह 7-8 बजे लगभग डॉक्टर अली मोहम्मद उनको देखने पहुँचे और उनको अस्पताल में भर्ती होने के लिए जेल अधीक्षक को कहा। जेल अधीक्षक ने अपनी मजबूरी बताई कि मैं स्वयं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता, मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का कागज़ लाकर उनसे मंजूरी लेना पड़ेगी। वो मंजूरी लेने के लिए निकल गए। समय बीतता गया, 11 बज गए। जो उमाशंकर त्रिवेदी जो वकील थे वो उनसे मिलने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलने अनायास ही पहुँच गए। और क्योंकि आज श्रीनगर की हाई कोर्ट में ही 22 जून को वो तारीख थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जमानत याचिका थी उस पर सुनवाई होना था। उनसे मिलने के बाद उमाशंकर त्रिवेदी तो वहाँ से निकल गए और लगभग 12 बजे जो जेल अधीक्षक गए हुए थे वे एक टैक्सी लेकर लौटे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो श्रीनगर के सरकारी अस्पताल लेकर गए। 3 बजे जब तेज़ दर्द हुआ था, हो सकता है कि उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शायद हार्ट अटैक आया हो और उनको अस्पताल ले जाने में 12 बजे तक का समय लग गया। ये बहुत महत्वपूर्ण समय था कि यदि इस समय पर जो एक सांसद को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि वो सुविधाएं जम्मू कश्मीर में नहीं मिल पाई, जिससे उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। 1 बजे पुनः उमाशंकर त्रिवेदी श्रीनगर के उस अस्पताल पहुंचे। पेशी हो चुकी थी और श्रीनगर की हाई कोर्ट ने अपने फैसले को अगले दिन तक के लिए सुरक्षित रखा था। वकील साहब को पता था कि कल डॉक्टर साहब की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और उन्हें जमानत मिल जाएगी, वे जेल से छूट जाएंगे, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। 23 जून की प्रातः 3:40 पर उनके दोस्तों को, जो उनके साथी थे, उन्हें सूचना दी गई कि पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य वो अचानक बिगड़ा है, आप जल्दी अस्पताल पहुंचिए। वकील साहब को भी बुलाया गया और जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब मौत हो चुकी थी। वो व्यक्ति जो एक हाई कोर्ट के जज का बेटा था, जो बचपन से होनहार था, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी का महज 34 वर्ष की उम्र में उपकुलपति बन गया था, जो बैरिस्टर बनकर इंग्लैंड से लौटा था, जिसने अपने देश के, अपने समाज की रक्षा करने के लिए केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, उस व्यक्ति की आज श्रीनगर में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और जिस समय यह मौत हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन में एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी भी जनसंघ के ही आदर्शों पर आगे बढ़ती है और हमारे ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने अपने पद की चिंता नहीं की, जिन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं की, जिन्होंने आर्थिक और कई सामाजिक जो चुनौतियां थी उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते गए और किसी भी पद की लालसा ना करते हुए जब तक जिए अपने देश के लिए जिए और जब मरे जब अपने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करके चले गए। इसलिए हमारे नेता अक्सर भाषणों में कहते हैं कि हमें सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाना, हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। आज 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बलिदान दिवस पर उन्हें शत-शत नमन है और हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर बढ़ते हुए जब तक जिएं अपने देश के लिए जिएं और जब नौबत आए तो अपने देश के लिए हम बलिदान होने के लिए तैयार रहें। भारत माता की जय।